हमने लास्ट क्लास में डाइपोल मोमेंट के बारे में, डाइपोल मोमेंट निकालना सीखा था कि अगर चार्जेस दे रखे हैं, पॉइंट चार्जेस अगर दे रखे हैं तो उसमें डाइपोल मोमेंट कैसे निकालें, ठीक है ना, इस चीज़ को स्टडी किया था। अभी क्या है कि अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है तो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और कहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ये वाली बात हमें समझनी है और उनको याद भी करना है, ठीक है ना। मान लो मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया एक डाइपोल, और उस डाइपोल की वजह से मैं बोल दूँ कि जैसे कि ना मतलब सपोज मैंने यहाँ पे एक डाइपोल रख दूँ -q और +q, ठीक है ना। पहले तो ये मुद्दा क्या है, मतलब जो ना इसका ये मतलब ये टॉपिक क्या है, इसमें पढ़ाएंगे क्या, पहले वही डिस्कस कर रहे हैं। ये जो डाइपोल है, मतलब इस डाइपोल के अंदर कोई कहता है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस डाइपोल की वजह से, या इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। ये पूछ सकता है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। ये कह सकता है कि इस पॉइंट पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। ये कह सकता है कि इस पॉइंट पर इस डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। या फिर ये कह सकता है कि इस पॉइंट पे बताओ, जनरल पॉइंट है कोई, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ, इस पॉइंट पे बताओ, इस पॉइंट पर बताओ, इस पॉइंट पर बताओ, कहीं भी पूछ सकता है आपसे। एक डाइपोल है और डाइपोल जरूरी नहीं है ऐसे सीधा रखा होगा, डाइपोल को टेढ़ा करके भी रख सकता है। और डाइपोल को टेढ़ा रख के, जैसे मान लो एक डाइपोल है, ये -q चार्ज है और ये +q चार्ज है, और ये कह देगा कि भाई इस पॉइंट पे डाइपोल, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ, तो वो कैसे निकाल लें। क्या कह रहे हो, ये क्या इसका क्वेश्चन ये है कि सर क्या बीच में भी पूछ सकता है क्या, इन दोनों के ठीक यहाँ पे बीच में कहीं, जरूरी नहीं है या इधर पॉइंट पे नहीं पूछेगा। यहाँ पे बीच में आपको कभी भी कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यार ये गैप ही ना के बराबर होता है। ये गैप ही जब एंगस्ट्रॉम में होता है रियलिटी में, और ये गैप बिल्कुल नेग्लिजिबल लेके चलते हैं हम लोग। और जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस जो है मतलब टीचर्स के बनाए हुए क्वेश्चंस हैं, ऐसे मतलब कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए टीचर्स अपने खुद के बना देते हैं कई बार क्वेश्चन, वो तो इस गैप को ले लेते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बिल्कुल एक जेन्युइन क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, तो ये वाला गैप बहुत कम मिलेगा। ये गैप एंगस्ट्रॉम में, मिलीमीटर में, माइक्रोमीटर में ऐसे मिलेगा ये वाला गैप। तो जब इतना गैप कम है, माइक्रोमीटर के ऑर्डर का है, तो उसके बीच में क्या पूछेगा यार, ठीक है ना। फिर वहाँ पे फिर उसको ना अगर बाय द वे पूछ भी ले तो फिर तरीका वही होगा उस केस में कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, फिर इसकी वजह से, वो पॉइंट चार्जेस का जब हमने डिस्कशन किया था उसी तरीके से हो जाएगा। फिर तो कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, कुछ नई चीज़ नहीं है, फिर उसमें पहले की तरह ही करना पड़ेगा फिर तो, अगर पूछ भी ले तो, वैसे पूछेगा नहीं। अब सुन लो, पहले तो हम आज की क्लास में क्या करने वाले हैं ये पता लग गया। आज की जो क्लास है वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अगर एक डाइपोल दिया हुआ है तो उस डाइपोल की वजह से कहां पर पूरे उसके सराउंडिंग में कहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और कहां पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ये वाली बात हम अभी निकालना सीखेंगे। समझ में आ गया आपको पहले तो, ठीक है ना। कोई डाउट है किसी को? अब सुनो, शुरू करते हैं, इसको समझना शुरू करते हैं। देखो इसके अंदर जो है, इसमें सुनो आप, जो डाइपोल होता है इसमें साइंटिस्ट लोगों ने क्या बात बताई। साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि मान लो कि एक डाइपोल रखा हुआ है, एक -q चार्ज है यहाँ पर और यहाँ पर सपोज +q चार्ज है, ठीक है, एक डाइपोल है ये वाला। उन्होंने क्या कहा कि अगर ऐसा डाइपोल हो, इस तरीके से अगर डाइपोल दे रखा हो, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो शेप होती है ना, जैसे कि अकेला पॉजिटिव चार्ज हो, मान लो अकेला पॉजिटिव चार्ज हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की शेप सबको पता है कैसी होती है, इस तरीके से होती है। ये वाली बात रेडियली आउटपुट होती है, सारी दुनिया को पता है इस बात का। और अगर -q चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, रेडियली इनवर्ट होती हैं, इस तरीके से होती हैं। ये वाली बात भी सारी दुनिया को पता है। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज पास रख दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की शेप कैसी होगी, सुन लो आप। ऐसे केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की शेप होती है वो ऐसी हो जाएगी, दिस इज द शेप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से निकल के ऐसे जा रही है नेगेटिव चार्ज की तरफ। आप कहोगे सर पहले तो शेप इनकी ऐसी थी, अलग अलग, जब इनको नज़दीक लेके आओगे ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपनी शेप बदलना शुरू कर देती हैं। वो रेडियली आउटवर्ड इनवर्ट वाला सिस्टम में खत्म हो जाता है।
ये ऐसा करेंगे अपनी शेप को जो ना बदलना शुरू कर देंगे, जैसे जैसे नज़दीक लेके आओगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की शेप अपने आप बदलती चली जाएंगी और ये मिल जाएंगे आपस में और मिल के कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है ना। तो पहले तो आपको ये वाली बात याद करनी है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये मैंने आपको बता दिया। कोई डाउट है किसी के मन में? ये स्ट्रक्चर आपको याद करना है, ये इसी तरीके से होता है। अभी भी इसमें से बाहर ही निकल रही हैं और इसमें अंदर एंटर कर रही हैं अभी भी, ठीक है ना। ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर को जल्दी, फास्ट। कोई बोल दे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो ये स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। इसका क्वेश्चन ये है कि सर जैसे मैग्नेट के अंदर होती है क्या वैसी वैसी ये लाइनें, बिल्कुल। अगर एक बार मैग्नेट हो, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे उसके दौरान बताएंगे, अगर एक बार मैग्नेट हो तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप जो होती है वो इससे कुछ मिलती जुलती होती है। उसके अंदर होता ही है कि जो बार मैग्नेट अगर पूछ ही लिया तो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। हालांकि इसमें नीड नहीं थी, ये नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल होता है, उसमें रियलिटी में होता ही है, लेकिन इसमें और उसमें हल्का सा फर्क है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी ना क्लोज लूप नहीं बनाती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। पॉइंट चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाती, इसमें बनाती ही क्लोज लूप है। इसमें क्या होता है कि नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ जाती हैं और अंदर अंदर साउथ से नॉर्थ चली जाती हैं ऐसे, ठीक है। इस तरीके से होता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ से निकलती हैं और ऐसे साउथ की तरफ जाती हैं, लेकिन अंदर अंदर साउथ से नॉर्थ जाती हैं। अब जैसे कि इसके अंदर जो है ना, मतलब ये ऐसे होती हैं और यहाँ से ऐसे लाइनें निकलेंगी फिर ये, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। ये अंदर की तरफ एंटर करेंगी यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे बाहर की तरफ निकलती हैं। ये स्ट्रक्चर होता है एक्चुअल में एग्जैक्टली। अब इसके अंदर जो है ना, मतलब मान लो कि मैं कोई स्टूडेंट है, मतलब मुझे ये बोलता है कि भाई सर मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आता है, तो मान लो मैंने उससे बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया एक कि मैग्नेटिक केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस पोल से किस पोल की तरफ जाती हैं। अगर वो बच्चा बोलता है नॉर्थ टू साउथ, तो वो एक नॉर्मल बच्चा है, उसको ये पूछना चाहिए कि सर आप इनसाइड पूछ रहे हो कि आउटसाइड पूछ रहे हो, ठीक है ना, उसको ये पूछना चाहिए। आउटसाइड की अगर बात हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ जाती हैं, और अगर इनसाइड की बात हो रही है तो साउथ से नॉर्थ जाती हैं। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। समझ में आ रही है बात आपको? ये वाला स्ट्रक्चर मतलब दिखने में थोड़ा सा इसके जैसा ही है, ठीक है ना, लेकिन दोनों अलग अलग है, बिल्कुल सिमिलर नहीं है, बिल्कुल सिमिलर नहीं है स्ट्रक्चर्स। इसमें तो देखो क्लोज लूप बन रहा है कहीं ना कहीं, इसमें बनाती ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप है, ये भी कहीं ना कहीं ऐसे ऊपर से घूम के ऐसे जाएगी इसके अंदर। तो कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो बनाती ही क्लोज लूप है, इसमें क्लोज लूप कहाँ बन रहे हैं, वही लाइन तो नहीं बना रही क्लोज लूप। तो पहली बात तो अगर कोई ये कहे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको बार मैग्नेट को मैग्नेटिक डाइपोल भी बोलते हैं, बार मैग्नेट को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल। तो क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल के केस में बिल्कुल आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होता है लाइंस का? नहीं होता, ये थोड़ा सा अलग है और ये थोड़ा सा अलग है। आ रही है बात समझ में आपको? मतलब थोड़ा क्या डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा, देख के पता लग रहा होगा, फर्क तो है। अब सुनो अगली बात समझिए आप। आपको ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्ट्रक्चर पता लग गया। सबसे पहला तो यही पॉइंट जानना जरूरी था कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रखा है, तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पहला केस, पहली बात। अब सुनो दूसरी बात, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसकी एक होती है एक्सियल लाइन और एक होती है इक्वेटोरियल लाइन, दो लाइनें होती हैं। एक्सियल लाइन किसको बोलते हैं? सुनो आप, ये वाली जो लाइन है, जो यहाँ से दोनों चार्जेस में से पोती हुई जाए, ये वाली लाइन जो है इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। ये जो लाइन यहाँ पर है, दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सियल लाइन, इस लाइन को बोलते हैं एक्सियल लाइन। और इस लाइन के परपेंडिकुलर और इन दोनों चार्जेस के मिड में से पास करें, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? इक्वेटोरियल लाइन, इसको इक्वेटोरियल लाइन बोला जाता है, ठीक है ना। अगर पेपर में कोई कहता है कि एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन का मतलब समझ गया आप क्या होता है? एक्सियल लाइन क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो कि दोनों चार्जेस में से पास करे, उसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। और उसके परपेंडिकुलरली और मिड में से पास करे, उसके सेंटर में से पास करे, उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रख दूँ और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो एक्सियल लाइन ये वाली होगी यहाँ पे, दिस इज द एक्सियल लाइन हियर।
और इक्वेटोरियल लाइन ये वाली होगी, इस दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, ये इक्वेटोरियल लाइन हो जाएगी। अगर कोई ये कहते हैं कि ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, तो एक्सी लाइन बनाओ, एक्सी लाइन तो ये वाली होगी, और इक्वेटोरियल लाइन बताइए ये वाली हो जाएगी इक्वेटोरियल लाइन। बात समझ में आ गई होगी आपको? कोई डाउट है किसी के मन में? एक्सी लाइन और इक्वेटोरियल लाइन का मतलब समझ गए क्या होता है? हाँ जी, एक्सी लाइन का मतलब क्या होता है नियति? जो इक्वल में काटते हैं, मतलब जो दो चार्जेस के बीच में से दोनों चार्जेस में से होती जाए, जो दोनों चार्जेस में से होती जाए तो क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सी लाइन। इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है? हाँ जी, इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है विनीत? जो एक्सी लाइन के परपेंडिकुलर हो, दोनों चार्जेस के बिल्कुल मिड में से जाए, ठीक है। अब सुनो अगली बात, अब सुनिए आप अगली बात। अगली बात ये है कि अगर कोई ये कह दे, देखो डाइपोल के केस में मान लो कोई ये कहता है कि इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इस पी पॉइंट पर, और ये वाली जो पी पॉइंट की जो सेंटर से डिस्टेंस ली जाती है, सेंटर से जो डिस्टेंस दे रखी है ये वाली, ये डिस्टेंस दे रखी है आर, कितने रखी वाली डिस्टेंस? आर। और डाइपोल के पीछे गैप 2L होता है, क्या होता था ये? L ये और L ये, और इस R की वैल्यू जो है ना यहाँ पर L से बहुत बहुत बड़ी है, अंडरस्टूड होता है यहाँ पे, R की वैल्यू L से बहुत बहुत बड़ी और जनरली होती भी है, क्योंकि डाइपोल के केस में ये वाला गैप होता है एंगस्ट्रॉम में, आप कम से कम भी 5-10 सेंटीमीटर पे तो निकाल लोगे ही, तो 5-10 सेंटीमीटर भी इस L के सामने बहुत बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो इसके अंदर ना मेंशन हो तो लेके चलेंगे कि R की वैल्यू बहुत बहुत बड़ी है L से। यहाँ दिखने में नहीं लग रहा, दिखने में तो ये देखो L इतना लग रहा है और R इतना लग रहा है, तो कंपेरेबल से लग रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही L जो है वो नेग्लिजिबल R के सामने, दिखने में ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा लेके चलोगे आप, या ऐसा कंसीडर करोगे करके चलोगे कि R इज़ वेरी वेरी मच ग्रेटर देन L। अगर ऐसा हो जाए तो देखो सुनो, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हो कितनी क्या होगी? सुनो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलॉन्ग होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलॉन्ग। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। लिख लो इस बात को, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is always along electric field line, is always along electric field line, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के along होती है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के along होती है। अब सुनो अगली बात, इस पॉइंट पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा इस पॉइंट पर। और अगर कोई ये कहते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट दिया वैसे, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये R दे रखी है आपको, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ हो जाएगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बताइए फिर से? देखो सुनो आप, पहली बात तो इलेक्ट्रिक इस तरफ होगा, यहाँ पर भी इस तरफ होगा, और डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, नेगेटिव टू पॉजिटिव इस तरफ है डाइपोल मोमेंट भी। सुनो डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, देखो यार पता है क्या, ऑन एक्सियल लाइन पे पता है क्या होता है, एक्सियल लाइन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पैरेलल होता है डाइपोल मोमेंट के, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट पैरेलल होते हैं। यहाँ पे देखो एक्सियल लाइन के ऊपर कोई कहेगी एक्सियल लाइन पे देखो सुनो, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो हमेशा इसी नेगेटिव टू पॉजिटिव ही होती है, तो डाइपोल मोमेंट है इस तरफ, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बताइए इसी तरफ एक्सियल लाइन पे, इस पॉइंट पे भी इस तरफ है और इस पॉइंट पे भी इस तरफ है, तो ये दोनों पैरेलल हुए कि नहीं हुए? तो कोई पेपर में ये कह दे कि एक्सियल लाइन पर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल बताओ, तो इसका आंसर है 0 डिग्री। आंसर क्या है इसका बताइए? 0 डिग्री। या फिर कोई ये कह दे कि ये मतलब जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन और डाइपोल मोमेंट क्या एक दूसरे के पैरेलल होते हैं एक्सियल लाइन के ऊपर? इसका आंसर है यस, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। नोट करके भी लिख लो, लिखो नोट करके लिखो, ऑन एक्सियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होंगे। एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अब सुन लो अगली बात, देखिए इस ई की वैल्यू क्या होगी, सुन लो आप, इस ई की वैल्यू याद करनी है एक बार, तो बाद में भी थोड़ी देर में ड्राइव भी कर दूंगा मैं, हालांकि उसकी डेरिवेशन की नीड नहीं है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp/r³ होता है, 2kp/r³ होता है, के यहाँ पे वही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है,
और P यहाँ पे इसकी डाइपोल मोमेंट है, P क्या बताइए इसकी डाइपोल मोमेंट, और R क्या यहाँ पे सेंटर और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उनके बीच का गैप R। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला है एक्सियल लाइन के ऊपर 2kp/r³। याद रखना आपको 2kp/r³, याद रहेगा आपको 2kp। ये दोनों क्या कह रहे हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, इन दोनों चार्जेस की वजह से मिला के ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे समझ आ रही है बात? अब इस पूरे डाइपोल की वजह से, किसी इस चार्ज की वजह से नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड ये, और ना ही किसी इस चार्ज की वजह से है। किसकी वजह से बताइए? पूरे डाइपोल की वजह से, ठीक है ना। और यहाँ पर है इस पी पॉइंट पे, और ये पी पॉइंट ध्यान रखना, इसमें ना ये चीज़ वैलिड है, यहाँ आर इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन एल। इसको कंसीडर करके ये वाला फॉर्मूला डिराइव हुआ है। जब इस फॉर्मूले का डेरिवेशन होता है तो उसमें ये वाला अप्रोक्सीमेशन पुट करना पड़ता है कि आर इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन एल। ये वाला पुट किए बिना ये वाला फॉर्मूला डिराइव नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैलिड भी तभी है जब आर की वैल्यू एल से बहुत छोटी हो, सॉरी आर की वैल्यू एल से बहुत बड़ी हो, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला याद रखना 2kp/r³ होता है, 2kp/r³ होता है। समझ में आ गई बात आपको? हाँ जी, कोई पूछ ले एक्सियल लाइन, डाइपोल की एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। हाँ जी, क्या होता है? ये क्या नाम है? सुरक्षा। डाइपोल की एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 2kp/r³ होता है। डायरेक्शन आपको पता लग गई। अब सुन लो, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इस पॉइंट पे भी इसी तरफ है। अच्छा, इक्वेटोरियल लाइन पे सुन लो आप, इक्वेटोरियल लाइन पे को ये कहते हैं ये पी पॉइंट है सर, और ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर है, ठीक है ना। ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक यार, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होता है नेट, सर इसी तरफ क्यों होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? दोनों की वजह से मिला के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसी तरफ होगा, फिलहाल आपको रिजल्ट याद करना है, ठीक है ना। एक बार तो यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, ये डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होगा, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ऑन इक्वेटर लाइन या ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर क्या होता है? E इज एंटी पैरेलल टू P। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाएंगे, एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाएंगे। यहाँ पे इनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उसकी हाफ हो जाती है मैग्नीट्यूड वाइज। इसका आंसर आएगा kp/r³। इसका हाफ कर दो आप, kp/r³ होता है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आता है kp/r³। एक्सियल लाइन पे आता है 2kp/r³, और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर आता है kp/r³। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले आपको अभी और इसी वक्त याद करने हैं। और एक और बात याद करनी है कि एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अच्छा देखो, यहाँ निकाल रहे हो इलेक्ट्रिक डायरेक्शन, मतलब दोनों के बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल इस पोजीशन के लिए, तो डाइपोल मोमेंट तो इसी तरफ रहेगी हमेशा, वो थोड़ी ना चेंज होगी। चाहे कहीं निकाल लो, यहाँ निकाल लो, यहाँ निकाल लो, यहाँ निकाल लो, डाइपोल मोमेंट तो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज इसी तरफ रहेगी। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो एंगल कितना आ गया बताइए? इस केस के अंदर 180 डिग्री आ गया, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? कोई डाउट है किसी को इस बात में? हाँ जी, कोई डाउट? इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो इनका होगा। रुको एक बार, ये क्या कह रही है कि एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर? हाँ बिल्कुल होंगे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते ही होते हैं, हमेशा ही होते हैं। अब आगे बोलो, वो क्वेश्चन क्या है बताओ? सर ये फिर 180 डिग्री किसका होगा? 180 डिग्री है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल है। दिस इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ का देख रहे हैं? एक्सियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, क्योंकि डाइपोल मोमेंट तो हमेशा इस तरफ ही रहती है, हमेशा इस तरफ रहेगी डाइपोल मोमेंट, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव इस तरफ रहेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ वाला? इक्वेटोरियल लाइन वाला, उनके बीच का एंगल 180 होगा। समझ में आ गई बात आपको? हाँ जी, ई की क्वेश्चन ये कि सर ई की डायरेक्शन कैसे पता लगी? अभी हम जो है ना इसका जो डेरिवेशन है वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए मैं करवाऊंगा, ठीक है ना। एटलीस्ट डायरेक्शन निकालने के लिए तो उसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अभी मैं करवा दूंगा, और वैसे भी एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। आप एक काम करो, सुनो आप, इसका एक रफ आइडिया अभी दे रहा हूँ ताकि आपके मन में से अभी शांति मिल जाए। इसके अंदर ना तो दिमाग में चीज़ रहेगी कहाँ से आई, डायरेक्शन कहाँ से आई। जैसे इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पॉइंट पे निकालना है आर डिस्टेंस पे, इस पी पॉइंट पे, तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ आएगा, इसलिए ठीक है ना। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की वजह से इस तरफ, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस तरफ, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली आ रही है। बात समझ में आएगी नहीं आई?
कोई डाउट है किसी के मन में? आगे बढ़े। देखो आप इलेक्ट्रिक फील्ड तो याद कर लिया जी आपने। अब याद करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में सुन लो आप। इस पी पॉइंट पर एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन तो होती नहीं। देखो सुनो आप, इस पॉइंट पर, हाँ जी, इसका क्वेश्चन ये है कि सर एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ये वाली कैसे आई। ये वाली बात भी अगेन डेरिवेशन के दौरान पता लगती है, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ ताकि आपके मन को शांति मिल जाए, ठीक है ना। सुनो आप, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जी इस पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे। मुझे एक बात बताऊँ, पहले इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे आप, इस तरफ आया E1, फिर इस चार्ज की वजह से देखोगे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा E2। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमने सीखा था, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस किए थे पहली क्लास के अंदर, किए थे ना। पहली क्लास के अंदर इस टाइप की प्रैक्टिस की गई थी, क्योंकि मुझे पता था इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि डाइपोल में भी देखो इसकी ज़रूरत पड़ रही है। इसकी प्रैक्टिस किए बिना डाइपोल मोमेंट का डेरिवेशन समझ में नहीं आता। अब एक बात बताओ, E1 बढ़ा के E2 बढ़ा, आप मुझे बता दो, बस सीधी सी बात बताओ, E1 बढ़ा के E2 बढ़ा, E1 बढ़ा, पक्की बात है? बराबर, दोनों बराबर है, पक्की बात है? E1 बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल। E1 पक्का बड़ा होगा यहाँ पे, E1 पक्का बड़ा होगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है। चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। ये वाली डिस्टेंस कम है, तो ये वाली डिस्टेंस कम है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा आएगा, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कम आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है और चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही है, ठीक है ना। तो यही वजह है कि ये E1 बड़ा होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ आएगा? इसी तरफ आएगा, E1 की तरफ। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा एक्सियल लाइन पे। अब समझ में आ गया आपको? अब सुनो, इसका डेरिवेशन जो किया जाता है इन्हीं बातों को समझाने के लिए किया जाता है, थोड़ा कंसेप्चुअल है, इसलिए करवा भी देंगे एक बार, ठीक है। अभी सुनो अगली बात। सर एक्सियल लाइन पे क्या एंगल रहेगा, सर आपने बताया नहीं। इक्वेटोरियल का क्या रहेगा? ये कह रही है कि सर एक्सियल लाइन पे एंगल क्या रहेगा, किस किस के बीच एंगल पूछ रहे हो आप? सर इसमें मैं डाइपोल का और इलेक्ट्रिक फील्ड का। डाइपोल कुछ नहीं होता, डाइपोल कोई एंगल, डाइपोल मोमेंट का एंगल, ये बोलो आप। बिल्कुल, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल 0 डिग्री होगा ऑन द एक्सियल लाइन। पैरेलल है तो पैरेलल है तो 0 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है। हाँ जी, और कोई डाउट है किसी के मन में? अभी सुनो, अब बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो अभी इसका भी डेरिवेशन कर देंगे। इसका डेरिवेशन यहाँ पे आता है प्लस का के क्यू बाई आर स्क्वायर। पोटेंशियल कितना आता है इस पी पॉइंट पे बताइए? के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर। हाँ जी, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव आना जरूरी था यार। आप एक बात बताइए, यहाँ पे कोई बता सकता है कि यहाँ पे ये जो पोटेंशियल पॉजिटिव ही क्यों आया? कोई बताएगा इस बात को? ये कोई आंसर नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में है, ये कोई मतलब नहीं है यार। हैं E1 बड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की बात क्यों कर रहे हो आप? ये मेरा क्वेश्चन सुनो आप। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे पोटेंशियल पॉजिटिव ही क्यों आया, नेगेटिव क्यों नहीं आया? अब दोबारा जो बताना चाहते हैं आंसर कर लो एक बार। गुड, हाँ जी, आप बताओ क्या कह रहे हो? ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये चार्ज पॉजिटिव और ये चार्ज नेगेटिव है, ठीक है। आगे तो फिर ये इस साइड है पॉजिटिव, तो इससे क्या, इससे मतलब ये कैसे कह सकते हो पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा? आप कह रहे हो कि इस साइड चार्ज पॉजिटिव है, उस साइड नेगेटिव है, इसलिए पोटेंशियल पॉजिटिव आया। तो इस साइड होने से हो क्या गया ये तो बता दो। इस साइड होने से ये हो गया सर, और वो होने से पोटेंशियल पॉजिटिव हो गया, ये तो बताओगे ना आप? सर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जब आउट होते हैं तो पॉजिटिव होता है। हाँ जी, हाँ भाई तुम
पहले इसकी प्लस क्या की वजह से निकालेंगे के क्या होगा आर स्क्वायर और फिर माइनस क्या वाली वजह से निकालेंगे, तो पॉजिटिव वाली वजह से क्या होगा आपसे पढ़ा है। सीधी सी बात है यार, पहले इस चार्ज के से पोटेंशियल निकलेगा, डेरिवेशन जब करोगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा। हाँ जी, के क्यू आर नहीं आना चाहिए, यूनिट मैच नहीं होगी। रुको इसके अंदर स्क्वायर ही आता है, के पी बाई आर स्क्वायर आएगा, के क्यू नहीं के पी आएगा, के पी, सॉरी भाई, के पी बाई आर स्क्वायर आता है। एक्चुअली पता है फिर कहोगे सर यूनिट मैच नहीं करेंगे, यूनिट मैच कर जाएगी, क्योंकि जो पी होता है ना, पी डाइपोल मोमेंट होता है और इसमें क्यू इंटू एल होता है, तो एक एल तो है इसके अंदर, एक एल तो ऊपर छुपा हुआ है और इसकी एक यूनिट एक उससे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए नीचे आर आ गया। वैसे इसका क्वेश्चन अच्छा था, इसने क्वेश्चन में ये बोला था कि सर यहाँ पे हमेशा ही पोटेंशियल हम के क्यू बाई आर करते रहे और आर की पावर हमेशा ही 1 आ रही थी, जितने भी केसेस थे सब में, चाहे वो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल था, चाहे वो आर की वजह से पोटेंशियल था, चाहे वो रिंग की वजह से था, हमेशा ही इवन होलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर जो कुछ भी लिया हमने सब में के क्यू बाई आर आ रहा था। तो मतलब ये चीज़ माइंड में सेट हो जाती है कि पोटेंशियल में नीचे आर की पावर 1 नहीं होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड में नीचे आर स्क्वायर ही होता है, ये दिमाग में बैठ जाता है सर। तो अब देखो आपको वैसे इसमें आर क्यूब कैसे आएगा, फिर आपने क्वेश्चन ये भी पूछना चाहिए था, क्योंकि सर हमेशा ही जितने भी हमने फॉर्मूले किए, आपने जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया सब में नीचे आर स्क्वायर था और जहाँ पर भी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा नीचे आर था। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में आर क्यूब हो गया और यहाँ पे पोटेंशियल में आर स्क्वायर होगा, क्यों? तो ये यूनिट कैसे मैच कर रही है, कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रही है इसमें। यार सुनो, ऊपर क्या आएगा, पी को क्या लिख सकते हो आप, क्यू इंटू 12, पी को क्यू इंटू 12 लिख सकते हो। तो एल की यूनिट क्या होती है, मीटर, और नीचे भी 1 मीटर एक्स्ट्रा है, ठीक है ना, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, इसलिए यूनिट वाइज मैच कर जाएगा, डायमेंशन वाइज मैच कर जाएगा ना। ये डायमेंशन इस वाले पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की और उस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन तो सेम ही होनी चाहिए यार। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डाइपोल की वजह से निकाल रहे हो, चाहे कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, डायमेंशन तो वही रहेगी सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स की, ऐसे ही पोटेंशियल डायमेंशन तो सेम ही रहेगी। इसके अंदर भी यहाँ पर भी देखो क्यू इंटू 12 है, एक मीटर ऊपर एल आ जाएगी डायमेंशन, एक इसकी एल स्क्वायर आ जाएगी, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो डायमेंशन वाइज ये मैच कर जाएगा फिर। इसलिए यहाँ पे के पी बाई आर स्क्वायर आएगा, सॉरी भाई मैंने के क्यू गलत लिख दिया था, और यहाँ पे माइनस के पी बाई आर स्क्वायर आएगा पोटेंशियल, ठीक है ना, के क्यू नहीं आता, पी आता है यहाँ पे। और सुनो, ये जो पोटेंशियल निकला है ये इन दोनों का रिजल्टेंट, देखो इसकी वजह से पोटेंशियल लिखा हमने पहले, अब इसके डेरिवेशन में क्या करने वाले हम, पहले इसकी वजह से पोटेंशियल लिखेंगे, फिर इसकी वजह से पोटेंशियल लिखेंगे, और फिर उन दोनों को जोड़ के नेट पोटेंशियल ये वाला बनने वाला है। समझ में आ रही है बात आपको? और यहाँ पे, और पता क्या ये पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि यार ये चार्ज, ये पॉजिटिव ही नेगेटिव है, ये नजदीक है चार्ज यार, ये नजदीक है तो इसका पोटेंशियल हायर होगा यहाँ पे पोटेंशियल इसकी वजह से हायर वैल्यू होगी और इसकी वजह से नेगेटिव में वैल्यू होगी और कम होगी इससे मैग्नीट्यूड वाइज, तो ओवरऑल नेट पॉजिटिव में बनना चाहिए। और यहाँ पर ये वाला पॉइंट नेगेटिव चार्ज के नजदीक है, तो नेगेटिव चार्ज इक्विवेलेंट अपोजिट है, लेकिन नेगेटिव चार्ज के नजदीक है, तो नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव कम हो जाएगा, तो ओवरऑल नेगेटिव आएगा, इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल नेगेटिव है। बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा के पी बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस के पी बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा 0, यहाँ 0 क्यों आया कोई बता सकता है? मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, सुनो आप, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी तरफ होगा डिस्टेंस पे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पूरी इक्वेटोरियल लाइन पे इस तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरी इस लाइन पे इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ रहेगा, लेकिन पोटेंशियल 0 रहेगा। क्या कोई ये बता सकता है कि इस पूरी लाइन पर पोटेंशियल 0 क्यों है? मैं कह रहा हूं कि इस पूरी लाइन के ऊपर पोटेंशियल 0 है, कोई रीजन बता सकता है इस चीज का? बता, अभी पूछ रहा हूं। हाँ जी बताओगे? मान लो ये पी पॉइंट है, चलो मान लिया, बिल्कुल, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, इसकी वजह से जितना पोटेंशियल आएगा इसकी वजह से उतना ही आएगा, और एक पॉजिटिव आएगा एक की वजह से नेगेटिव आएगा, तो नेट पोटेंशियल क्या हो गया? हर पॉइंट की डिस्टेंस सेम है, उसमें डायरेक्शन कोई चक्कर नहीं होता पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन में चक्कर होता है। यही वजह होती है कि इक्वेटोरियल लाइन हमेशा इक्वी पोटेंशियल लाइन होती है। इक्वेटोरियल लाइन हमेशा कैसी लाइन होती है? इक्वी पोटेंशियल लाइन होती है। और एक बात बताइए, अगर कोई इक्वी पोटेंशियल लाइन हो तो कोई एजेंट यहाँ से लेके यहाँ तक चार्ज लेके जाए इस लाइन के ऊपर, तो उस वर्क कितना करना पड़ेगा? 0 वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ता है? अगर पेपर में ये आ जाए कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उस डाइपोल में जो इक्वेटोरियल लाइन है उसके अलोंग एक एजेंट जा रहा है चार्ज को लेके, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? इसका आंसर 0 है। और वो लाइन कैसी लाइन होगी बताइए? इक्वी पोटेंशियल लाइन। तो इसमें एक बात बताइए, इक्वी पोटेंशियल वर्ड का भी यूज हो रहा है, वर्क डन बाय एजेंट इसके अंदर यूज हो रहा है।
तो और पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना और पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना यूज हो रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें यूज हो रही हैं, तो ये वाला टॉपिक बिल्कुल शुरू में कैसे पढ़ाया जा सकता है, सोचने वाली बात ये है, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल बाद में होना चाहिए, सारी चीज़ें चारों चीज़ें पढ़ने के बाद। अब सुनो, लेकिन बुक्स में शुरू में ही दे रखा है, बुक्स के अंदर भी। अच्छा, अब एक बात चीज़ लिखो आप, इसमें लिखिए आप, potential on equatorial line is always 0. Potential on equatorial line is 0. Potential on equatorial line is always 0. लिखो, when an agent moves on equatorial line with a charge, when an agent moves on equatorial line with a charge, then work done by agent will be 0. Then work done by agent will be 0. तो वर्क डन बाय एजेंट जो हो जाएगा वो ऐसे केस में 0 हो जाएगा, देन वर्क डन बाय एजेंट विल बी 0. एक काम करो, 4 फॉर्मूले याद करने हैं आपको। देखो सुनो आप, मैं बोलूंगा कि एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, आप बोल देना 2kp/r³, इक्वेटोरियल लाइन पे kp/r³, डायरेक्शन पूछूंगा, आप बोल देना एक्सियल लाइन के ऊपर हो जाएगी डाइपोल मोमेंट और पैरेलल हो जाएंगे, एक्सियल लाइन पे डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो जाएंगे। फिर मैं बोलूंगा इक्वेटोरियल लाइन पे आप बोल देना सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो kp/r³ होता है, kp/r³, और वो डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल होता है। डाइपोल मोमेंट कैसे होगा, वो एंटी पैरेलल। फिर मैं बोलूंगा कि पोटेंशियल क्या होता है एक्सियल लाइन पे, आप बोल देना सर kp/r², kp/r², और पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक देखोगे एक्सियल लाइन पे तो प्लस kp/r², और नेगेटिव चार्ज के नज़दीक देखा जाए तो माइनस kp/r²। और अगर इक्वेटोरियल लाइन पे मैं पूछूंगी पोटेंशियल क्या होता है तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए, 0। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ आनी चाहिए, ओके ये कह रही है कि सर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ आनी चाहिए, ऐसा और किसी को भी लग रहा है, क्यों आनी चाहिए, करके देखते हैं। ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है जी, ये एक्सियल लाइन है। अब निकाल रहे हैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, इस साइड होगा, इस तरफ है, मान लो इवन है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। अच्छा, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, इस तरफ E2। अब बताओ आपको E1 बड़ा लग रहा है कि E2 बड़ा लग रहा है, E1 बड़ा लग रहा है ना यार। ये वाला जो चार्ज है ये नजदीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। E1 बड़ा है, E2 छोटा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी तरफ आएगा। समझ रहे हो बात को? और किसी के मन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो भाई। हाँ जी बोलो। ये कह रही है कि सर इसका मतलब कोई पॉइंट जितना नजदीक होगा डाइपोल के वहां पर उतनी ही ज्यादा वैल्यू होगी। सही बात है। क्यों सही बात है सुन लो आप, क्योंकि यार आर की वैल्यू जितनी कम, फॉर्मूले से पता, देखो फॉर्मूला ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का, आर की वैल्यू जितनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा। इसमें भी आर की वैल्यू जितनी कम पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ज्यादा, फॉर्मूले से भी पता लग रही है बात तो, ठीक है। हाँ जी, और कोई डाउट? ठीक है जी। अब आपको जो ना, मैं आपको सिर्फ 1 मिनट दे रहा हूं और इस 1 मिनट में ये सारे फॉर्मूले जो मैंने भी पूछे हैं, बोले हैं आपको, ये अभी इसी वक्त याद करना है।
सिर्फ आधी मिनट और मिल रही है, अभी पूछूंगा मैं आपसे। हाँ जी, याद हो गया आपका ना? इधर एक्सजी लाइन पे, एक्सजी लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2 kp बाई आर क्यूब। इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू kp बाई आर क्यूब। एक्सजी लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्यू तो आता ही नहीं इसमें, kp बाई आर आता है, kp बाई आर स्क्वायर आता है, kp बाई आर स्क्वायर। ये पॉजिटिव में लिखे kp बाई आर स्क्वायर के नेगेटिव में लिखे, पॉजिटिव लिखोगे? हाँ भाई, पॉजिटिव लिखोगे नेगेटिव लिखोगे? एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल kp बाई आर स्क्वायर होता है, ये पॉजिटिव में कि नेगेटिव में होता है? पॉजिटिव में होता है, पॉजिटिव में होता है एक्सियल लाइन पे। एक्सियल लाइन पे किधर होता है पोटेंशियल? डिपेंड करेगा कि कौन से चार्ज के नजदीक है। यहाँ पे एक्सियल लाइन का, ये वाली की लाइन एक्सियल लाइन नहीं है, यहाँ पे ये पूरी ही लाइन एक्सियल लाइन है यार। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि पॉजिटिव चार्ज के नजदीक बात हो रही है कि नेगेटिव चार्ज के नजदीक बात हो रही है। पेपर, ये बेसिक क्वेश्चन होगा पेपर में, अगर आ गया तो बहुत ही मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में कि एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? हाँ, जीरो होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात ही नहीं होती इसमें। जब है ही जीरो तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात ही नहीं करेंगे इसमें। समझ में आ रही है बात आपको? हाँ जी। एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच एंगल क्या है? 0 डिग्री होता है ना? हाँ जी। इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच एंगल 180। एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। हाँ जी। एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। हाँ जी। 90 डिग्री होता है। 0 डिग्री होता है। हाँ भाई संदीप, 0 होता है। हाँ जी, 0 होता है। डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा तो बता दो, इधर कितना होगा इधर कितना होगा? बता दो एक बार, इधर कितना एंगल होगा इधर कितना एंगल होगा? नीचे हाथ कर लो। हाँ जी बताओ। अब जब नहीं पता हो तो डिपेंड करेगा। अरे पोटेंशियल डायरेक्शन थोड़ी होते यार, एंगल ऐसे कैसे इतना 0 थोड़ा है। अरे एंगल आपको ये कहना चाहिए सर कि नॉट डिफाइंड, ये क्वेश्चन ही नहीं पूछा सकता, पूछने वाला बेवकूफ है और इसका जवाब देने वाला महा बेवकूफ है। जवाब, इसका जवाब किसी ने दे दिया तो समझ लो गया वो तो काम से। और तो चलो मैंने आपसे आपकी नॉलेज चेक करने के लिए पूछा था, लेकिन अगर इसको मतलब ये पूछा ही नहीं जा सकता क्वेश्चन, आपको आंसर बोलना चाहिए नॉट डिफाइंड सर, ठीक है ना? अगर ये तो वही बात होगी कि मान लो कि मैं आपको ये कह दूं, मैं अगर ये कह दूं, सुनो आप, ये तो वही बात, मैंने यहाँ पे रखे 10 रुपये, कितने रुपए रख दिए? यहाँ कहीं जेब में 10 रुपये, ठीक है ना? जेब में 10 रुपये हैं। सुनो आप, अब मान लो जेब में 100 रुपये हैं, ये देखो 100 रुपये जेब में, मान लो जेब में 100 रुपये, अब सुनो, जेब में 100 रुपये और मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया इधर, इस रुपए और फोर्स के बीच का एंगल बताओ। ये तो वही बात होगी, ये जो जेब में जो 100 रुपये पड़े हैं और यहाँ पे जो फोर्स इधर लगाया जा रहा है, इस फोर्स और रुपए के बीच का एंगल बताओ। ये 180 कौन बोल रहा है? इसके अंदर जो है ना,
सुन लो चुपचाप, इस बात का जवाब नहीं दिया जा सकता क्योंकि रुपए स्केलर है और वो जो फोर्स है वो वेक्टर है, तो वेक्टर और स्केलर के बीच का जो एंगल बताया ही नहीं जा सकता। आप कह रहे हो 0 होगा सर। ये सर इन्होंने पैसे भी छोड़ दिया था। अब सुन लो, अब अगली बात सुन लो आप ध्यान पे। ये आपने याद कर लिया। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे इक्विपोटेंशियल लाइन को कैसे ड्रॉ करोगे? अगर एक डाइपोल के केस में इक्विपोटेंशियल लाइन को ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ करोगे? सर आपने तब तक 0 बताया था। एंगल मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच का 0 बताया था। मैंने एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच का 0 बताया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच का डिफाइंड ही नहीं है। अब समझ में आ गया आपको? सर वापस बताना किसका डिफाइन है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का किसी के साथ भी एंगल बताना डिफाइंड नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का किसी के साथ भी बताना डिफाइंड नहीं है क्योंकि उसी खुद की कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल बताया जा सकता है। एक्सियल लाइन पे 0 होगा और इक्वेटर लाइन पे 180 डिग्री होगा। हाँ जी, बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? अब सुन लो अगली बात। एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। -4 माइक्रोकुलम है, यहाँ +4 माइक्रोकुलम। इनके बीच का जो गैप है वो है 2 एंगस्ट्रॉम है। चलो कितना गैप बताइए? 2 एंगस्ट्रॉम। एक पी पॉइंट है 1 मीटर डिस्टेंस पे। या इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता दो। के की टर्म्स में कर देना। यहाँ भी 1 मीटर की हाइट पे। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ। ये P1 पॉइंट बता दो और P2 पॉइंट भी बता दो। और यहाँ पे P3 पॉइंट। ये ना, ये भी 1 मीटर डिस्टेंस पे है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ। ये नीचे वाला P4 है। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन मत करना, जो भी आए बस उसी फॉर्मेट में दे देना बस। मुझे तो साइन वगैरह चेक करने हैं, आपको फॉर्मूला पता है कि नहीं पता ये चेक करना है बस। सुन लो यार,
सुन लो, देखो पहले तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट निकाल लो, Q इंटू 12, Q की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻6 पॉजिटिव वाला चार्ज, 12 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 10⁻⁻10। एट इंटू 10⁻16 कूलम मीटर आएगा आपके पास, ठीक है ना। ये आपके पास आ गई क्या, डाइपोल मोमेंट आ गई पूरे सिस्टम की, ठीक है। ये इस पूरे सिस्टम की डाइपोल मोमेंट आ गई जी आपके पास। अब यहाँ पे P1 पे निकालना है, ई P1 2kp, P की वैल्यू 8 इंटू 10⁻16 बाई आर क्यूब यानी 1 का क्यूब, डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहाँ पर भी EP3 पे भी यही होगा, EP3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, सेम, माइनस का थोड़ा ना आएगा यार, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या माइनस का होता है, डायरेक्शन तो वही रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये बात याद करनी थी आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या माइनस आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन सेम रहती है, यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी यहाँ पे भी वही डायरेक्शन होगी। अच्छा, इसमें माइनस प्लस की बात ही नहीं करते इलेक्ट्रिक फील्ड में, पोटेंशियल केस में माइनस प्लस की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन की बात करते हैं हमेशा ही। समझ में आ रही है बात आपको। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इतना आएगा 8 इंटू 10⁻16 बाय में 1 का क्यूब, डायरेक्शन यही वाली हो जाएगी। अब इतना ही छोड़ दो जो इसको, क्योंकि मैंने बताया था कि आपको कैलकुलेशन से मतलब नहीं है। यहाँ पे पोटेंशियल एट P1, पोटेंशियल एट P1 KP बाई आर स्क्वायर, P की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, KP अपॉन में आर स्क्वायर, ये आएगा आपके पास प्लस का, और इसकी वजह से बताइए नेगेटिव वाले में वहाँ पे कितना आएगा, VP3 कितना निकल के आएगा बताइए, ये आएगा माइनस का। पोटेंशियल केस में कोई डायरेक्शन चक्कर नहीं होता, ठीक है ना। पोटेंशियल केस में इसमें ना बस वोल्ट यूनिट लग जाएगी बस, इसमें साइन का चक्कर होता है पोटेंशियल में, याद रखिए पोटेंशियल में साइन का चक्कर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में साइन का चक्कर नहीं होता, उसमें डायरेक्शन चक्कर होता है। P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड P2 उसका अदा कर दो यार, KP बाई आर क्यूब, K इंटू P की वैल्यू 8 इंटू 10⁻16 बाई आर क्यूब यानी 1 का क्यूब आ जाएगा आपके पास। और ये बताइए आप EP4 की वैल्यू यही आएगी 8 इंटू 10⁻16 बाई में 1 का क्यूब, ये आएगा आपके पास निकल के, ठीक है। और पोटेंशियली बात करें तो VP2 पे भी पोटेंशियल 0 आएगा और VP4 पे भी पोटेंशियल 0 आएगा, VP2 पे पोटेंशियल 0 और VP4 पे पोटेंशियल 0 आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कोई डाउट है किसी के मन में? सर P2 पर और P4 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन P2 पे और P4 पे डायरेक्शन इस तरफ आएगी, क्योंकि डाइपोल मोमेंट इस तरफ है तो डायरेक्शन इस तरफ आ गई, ठीक है ना। अब सुन लो, इसके अंदर अभी इनका डेरिवेशन है, फिर उसके बाद जनरल पॉइंट पे डिस्कशन है, अभी काफ़ी कुछ बचता है इसके अंदर। पहले तो इसका डेरिवेशन करते हैं हम लोग कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आए कहाँ से। छोटे डेरिवेशन है, थोड़े से कंसेप्चुअल है, इसलिए बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं नहीं करवाता, ना तो सब्जेक्टिव में होता, सिर्फ हल्का कंसेप्चुअल है, तो इसलिए ज़रूरी है बताना, अभी की अभी माइंड में सेट हो जाएगा। हाँ जी सुनिए, आप मान लो कोई ये कह दे कि ये माइनस क्यू चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज है, ये एल है, ये एल है, यहाँ पी पॉइंट है, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये आर है, और इसमें आर इज़ वेरी वेरी मच ग्रेटर देन एल है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है इस पी पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे इसका डेरिवेशन, सुन लो आप, ये डेरिवेशन होने जा रहा है, एक बार नज़र मारना जरूरी है इसके ऊपर। देखो पहले हम क्या करेंगे, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इस तरफ आएगा E1, और इस चार्ज की वजह से मान लेते हैं वो इस तरफ आएगा, देखो ये E2 आएगा इस तरफ। E1 की वैल्यू बताइए, E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, KQ डिवाइडेड बाई में R माइनस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है R और ये वाली डिस्टेंस है L, तो ये कितनी हो जाएगी R माइनस एल। सिर्फ ऊपर देखे अभी लिखे ना, अभी लिखे ना, फोटो खींच लेना, बाद में लिख लेना इसको।
यहाँ से लेके यहाँ तक आर है, ये वाला एल है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे आर माइनस एल। पहले मैंने इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन देखा E1 ये वाला, फिर इस चार्ज की वजह से देखा E2 इस तरफ। E2 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो ये इस तरफ है, यहाँ पर आएगा K इंटू क्यू डिवाइडेड बाई में R प्लस एल का होल स्क्वायर आएगा, ये इस तरफ आएगा, क्योंकि ये वाली जो डिस्टेंस है ये आ जाएगी यहाँ पे, ये R है और ये वाली L है, तो R प्लस एल हो गया यहाँ पे। अब इसमें से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि E1 बड़ा है, E2 छोटा है, तो जो E नेट की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी E1 माइनस E2 के बराबर। मतलब ये हुआ कि के क्यू डिवाइडेड बाई में आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस में के क्यू डिवाइडेड बाई में आर प्लस एल का होल स्क्वायर आएगा आपके पास, और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस तरफ, ठीक है ना। अब सुन लो आप अगली बात, यहाँ पर जो ना ई नेट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी बताइए, ई नेट की वैल्यू, इनका जो है ना आप डिफरेंस ले लो आप, के क्यू डिवाइड बाई में 1 में आर माइनस एल का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 में आर प्लस एल का होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। बस इसको सोल्व करना है और इसमें क्या अप्रोक्सीमेशन पुट करना है ये वाला कि आर इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन एल, और ये सोल्व हो जाएगा। मतलब फिजिक्स यहीं तक थी, आगे मैथमेटिक्स है थोड़ा सा, बस फिजिक्स का पार्ट यहीं तक था, मैं सोल्व कर देता हूँ इसको। के क्यू यहाँ पे ऐसा करोगे आप आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये आपने एलसीएम ले लिया, ऊपर आएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस में आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया, मैंने पहले एलसीएम लिया फिर उसके बाद ये लिखा गया। फिर अब आप ऐसा करो के क्यू इंटू में यहाँ पे आएगा ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, और ये आ जाएगा आपके पास। फिर डिवाइडेड बाय में इसको ओपन कर लो आप, यहाँ लिखोगे आर माइनस एल, फिर लिखोगे यहाँ पे आर प्लस एल और आर प्लस एल, ऐसा लिखोगे आप इसमें। उसके बाद सुनो आप के क्यू, इसमें से ना माइनस साइन अंदर ले जाओ, जब आप माइनस साइन अंदर लेके जाओगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ऊपर बचेगा ये 4RL के क्यू इंटू में 4RL डिवाइड बाय में। इसको ना ऐसा करो, एक माइनस वाला और एक ये वाली दोनों टर्म्स मिला दो, a माइनस बी और a प्लस बी, इनको मिलाओगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो आर स्क्वायर माइनस, रुको आप एक काम करो, इसमें से जो है ना, इसमें से सब में से आर को बाहर ले लो आप, सब में से आर को बाहर लो, ठीक है ना। सब में से अगर आर को बाहर लोगे तो ये बनेगा 1 माइनस एल बाई आर, यहाँ से भी आर को बाहर लो 1 माइनस एल बाई आर, ठीक है ना। इसमें से भी आर को बाहर ले लो 1 प्लस एल बाई आर, और यहाँ से भी आर को बाहर ले लो 1 प्लस एल बाई आर, ऐसा कर सकते हो आप इसको। अब एक काम करो, एल बाई आर को क्या पुट कर सकते हो आप बताइए, 0 कर सकते हो एल बाई आर को 0 हर जगह, क्योंकि एल छोटा है बहुत बड़ा एल आर से, एल बाई आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, ऐसा कर सकते हो। एल बाई आर को 0 पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए, यहाँ पे के क्यू इंटू 4RL डिवाइड बाई आर की पावर 4, ये आ गया आपके पास। अब सुनो, यहाँ पे आएगा के क्यू इंटू में 4L बाई में आर क्यूब। अब इस 2 को बाहर 2 इंटू 2 कर दो इसको, 2 इंटू के इंटू क्यू इंटू 12 बाई में आर क्यूब, इसको P लिख सकते हो P, तो 2kp बाई आर क्यूब आ गया ये, 2kp बाई आर क्यूब। इससे आसान डेरिवेशन हो नहीं सकता, मैंने बहुत ईजी पे में करके दिखाया आपको, 2kp बाई आर क्यूब, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। एक बार फोटो खींचे ग्रुप में डाल दो इसको, क्योंकि लिखने का टाइम तो है नहीं। अब सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी ऐसे यहाँ पे डिराइव हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अपने को यहाँ पे, ठीक है ना, करते हैं सोल्व इसको भी। यहाँ पे अगर कोई ये कह दे कि ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, ये मिड पॉइंट है, ये आर है, ये आर है, ठीक है ना। ये किसी को अगर समझ में नहीं आया था डेरिवेशन, तो सब्जेक्टिव क्लास के अंदर दोबारा से करवाया गया, उसमें एक एक स्टेप बिल्कुल समझा के, तो उसमें से कर लेना फिर आप। ये तो सिर्फ एक बार समझाने के लिए तो माइंड में सेट हो जाएगी, यार ये सीधा फॉर्मूला रट्टा नहीं मारा जा रहा, थोड़ा समझ के कर रहे हैं हम लोग, बस थोड़ा सा इस चीज़ का फील मिल जाता है, और कुछ नहीं है इसमें। ये एल है यहाँ पे, और ये एल है, और ये आर है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना अपने को। तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना वो इस तरफ होगा, ई का मान लेते हैं, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ हो जाएगा, ई का सेम आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि ये दोनों चार्ज तो मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है, ये लेंथ और ये लेंथ भी सेम है, इसलिए ऐसा हुआ है। अब एक काम करो, ये वाली लेंथ पता है कितनी आएगी, ये एल है, ये आर है, तो ये लेंथ कितनी आएगी बताइए, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडरूट। ये वाली लेंथ कितनी आएगी बताइए, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडरूट, इतनी आएगी अभी। अच्छा अब एक काम करो, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भी कितना है यहाँ पे थीटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी ई है, और ये वाला भी कितना है ई।
इन दोनों का रिजल्टेंट लेना आपको। अच्छा वैसे इस ई की वैल्यू हो कितनी जाएगी, इस ई की वैल्यू हो जाएगी एक इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से देखो के क्यू डिवाइडेड बाय में आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। इस अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो यही आएगा निकल के। अब ये जो ई है देखो यहाँ पे एक तो ई ऐसे है और एक ई ऐसे है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे जो एंगल है ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला एंगल भी थीटा है। अब इस ई के दो कंपोनेंट लोगे आप, एक तो इस तरफ आएगा ई कोस थीटा और एक इस तरफ क्या आएगा यहाँ पे ई साइन थीटा। अब इस ई के भी दो कंपोनेंट लोगे, ये वाला कितना है बताइए, ये ई कोस थीटा और ये वाला कितना आएगा बताइए ई साइन थीटा। इस ई को और इस ई को हटा दिया आपने क्योंकि इसके दो कंपोनेंट ले लिए। अब ई साइन थीटा एंड ई साइन थीटा दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो नेट सिर्फ कितना बच गया 2 ई कोस थीटा। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपके पास वो निकल के आ गया 2 ई कोस थीटा, 2 ई कोस थीटा के बराबर है, जिसमें से ई की वैल्यू ये रही, ई की वैल्यू ये रही के क्यू डिवाइडेड बाय में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कोस थीटा, ये आर है, ये आर है यहाँ पे। अब कोस थीटा की वैल्यू सुनो आप, ये वाला एंगल जितना है ना थीटा, ये वाला एंगल उतना ही हो जाएगा थीटा, ये एंगल जितना है ये वाला एंगल थीटा ही हो जाएगा क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये बीच का ट्रांसवर्सल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होगी, इस वजह से ये थीटा तो ये भी थीटा। अब आप इस ट्रायंगल का यूज करके कोस थीटा निकाल लो, आप इस ट्रायंगल का यूज करके कोस थीटा निकालोगे। कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस ट्रायंगल में ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी एल डिवाइड बाई दिस, एल अपॉन में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है ना। ड्रॉपर स्टूडेंट को बस एक बार थोड़ा ध्यान देने की जरूरत नहीं है इसमें, बस मतलब कौन सा स्टेप कैसे है ये समझने की जरूरत नहीं है। कोई भी अगर मतलब मान लो 12th में ना होते तो आप 12th वाले बच्चे को तो चलो फिर भी इस लाइन के बाद ये लाइन क्यों आई, मतलब कैसे आ गई, मतलब ये पता होना जरूरी है क्योंकि डेरिवेशन पेपर में आ सकता है, तो वो डेरिवेशन लेकिन सब्जेक्टिव में लिखवाएंगे प्रॉपरली। अब सुनो इसमें तो बस थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट ही क्लियर करना है, के इंटू क्यू एल डिवाइडेड बाई में इसको लिख सकते हो आप एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाँ पावर 3/2 भी लिख सकते हैं बिल्कुल, ये अलग अलग ही रखा, इसको 1/2 इसको 1 ही है। अब एक काम करो इसमें ना के इंटू क्यू इंटू 2 लिख सकते हो आप, इसको 2 को इधर ले लो आप, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या बताइए इसके अंदर आर स्क्वायर को बाहर ले लो आप, इसमें से आर स्क्वायर को बाहर लो, क्या बनेगा बताइए एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1 ये बनेगा, और इसमें से ही बाहर ले लो आप, इसमें से ना अभी आर स्क्वायर को बाहर लोगे तो ये पावर 1/2 लगी हुई है, तो आर स्क्वायर जब बाहर आते आते ना पावर 1/2 की वजह से आर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा बताइए बाहर आने पर आर। यार ये पावर 1/2 नहीं होती तो आर स्क्वायर ही बाहर आता, लेकिन पावर 1/2 तो क्या बाहर आएगा आर बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा अब ये एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 1 इसकी पावर 1/2। अब एक बात बताओ यार, ये एल बाई आर क्या हो जाएगा 0, एल बाई आर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, ये पी हो जाएगा पी, और ये आर स्क्वायर और आर क्या हो जाएगा क्यूब, के पी बाई आर, के पी बाई अच्छा यही तो है, के पी बाई आर क्यूब है, के पी बाई आर क्यूब आ गया, ये इक्वेटोरियल लाइन पे आ गया, समझ में आ रही है बात आपको। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फोटो खींच लो भाई, खींच ली फोटो। सुनो माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये आर है, ये आर है, सॉरी यहाँ पर ये एल है, ये एल है, इसके अंदर जो है ना ये एक्स जी लाइन है, ये पी पॉइंट है, यहाँ से ये आर डिस्टेंस पे ये पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो पहले ऐसा करोगे इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालोगे, फिर इस चार्ज की वजह से फिर नेट पोटेंशियल देखोगे। तो एक काम करो पहले इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल, तो ये कितना आएगा यहाँ पे V1 की वैल्यू इस चार्ज की वजह से आएगा के क्यू डिवाइडेड बाय में आर माइनस एल, स्क्वायर नहीं लगता इसमें, के क्यू बाय आर वाला फॉर्मूला लगेगा, और V2 इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा बताइए माइनस का के क्यू डिवाइडेड बाय में आर प्लस एल हो जाएगा। तो नेट पोटेंशियल कितना निकल के आएगा बताइए V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो सीधा ऐड हो जाता है, इसमें डायरेक्शन देखते नहीं होते हम लोग, ये सीधा ऐड होता है, इनको डायरेक्ट ऐड कर दो, के क्यू डिवाइडेड बाय में आर माइनस एल माइनस में के क्यू डिवाइडेड बाय में आर प्लस एल, ये आ जाएगा आपके पास। अब इसमें से के क्यू को बाहर ले लो आप, के क्यू को बाहर लोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 1 अपॉन में आर माइनस एल माइनस में 1 अपॉन में आर प्लस एल आ जाएगा आपके पास।
ठीक है जी। अब इसमें से के क्यू, यहाँ पे आर माइनस एल, और यहाँ पे क्या आएगा बताइए, आर प्लस एल। आर माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर बताइए, आर प्लस एल, और यहाँ पे क्या आएगा, आर माइनस एल आ जाएगा आपके पास। अब इसको सोल्व करो, कितना बनेगा ये वाला, ये यहाँ पे ना देखो के क्यू, इसमें ना इस माइनस साइन को ओपन कर दो तो आर से ये माइनस आर खत्म हो जाएगा, और ये प्लस का एल है और ये भी माइनस माइनस प्लस, तो 12 बचेगा ऊपर। क्या बचा ऊपर, 12, और नीचे क्या बचा, नीचे से आर को बाहर ले लो, आर को बाहर लोगे तो 1 माइनस एल बाई आर बचेगा, और इसमें से भी आर को बाहर ले लो, क्या बचेगा बताइए, 1 प्लस एल बाई आर बचेगा। ठीक है, अब एक काम करो, इसको लिख सकते हो, वी नेट की जो वैल्यू लिख सकते हो आप, वो लिख सकते हो के क्यू इंटू 12 डिवाइड बाई में आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एल बाई आर क्या हो जाएगा 0, एल बाई आर भी हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इसको क्या लिख सकते हो पी, तो के पी बाय, हो गया प्रूफ। ये एक्सी लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल के आ गया। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एट जनरल पोजीशन, ये नेक्स्ट क्लास में होगा अभी।